हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 8। हमने उसमें डिस्कस किया था 106 से लेकर के 110 तक। उसमें हमने सेक्शन डिस्कस किए थे और एक किस्म से हमने उसमें एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है और जो सिक्योरिटी रखवाई जाती है उसकी गुड बिहेवियर के लिए। और उसमें जो हमने कन्विक्शन होने पर उससे एक सिक्योरिटी रखवाई थी जो कि हमने 106 से लेकर 110 में पढ़ा था और उसमें हमने काफी कुछ जान लिया था। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 111 से लेकर 116 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सीआरपीसी की सभी वीडियोस देख लीजिए और अपने पास एक बेराइट लेकर जरूर बैठना जिसमें आप इस साथ के साथ रीड करते रहे सेक्शंस को और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सेक्शन 111 क्या बोलता है? ऑर्डर टू बी मेड, मतलब कि ऑर्डर दिया गया है बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या कहा गया है? व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 108, 109 और 110 सेक्शन जो हमने डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में, इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता था? ऑर्डर उसके मतलब कि उसको ऑर्डर दिया जाता था और साथ में एक शो कॉज नोटिस जिसमें उसको अपने रीजन बताने होते थे कि उसने ये ऑफेंस कमिट क्यों किया है और वह उससे सिक्योरिटी क्यों न लिया जाए, क्यों नहीं ली जाए उस पर्सन से जिसके अगेंस्ट वो शो कॉज ऑर्डर इशू हुआ था बाय द कोर्ट। और इसमें हम 111 में बात की गई, इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट लिखा हुआ 111 में मजिस्ट्रेट, ये एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। उसने 107, 108, 110, 109 में जो ऑर्डर दिए थे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिए थे जिसके पास पावर सिर्फ 1 साल की थी कि वो 1 साल तक का ऑर्डर दे सकता था। लेकिन जो 110 था, 110 में उसके पास 3 साल की पावर थी, उससे वो सिक्योरिटी ले सकता था इतने 3 साल के पीरियड तक। Deems it necessary to require any person to show cause under such section, मतलब कि वो एक उसको ऑर्डर भेजता था और उसमें ऑर्डर के साथ उसको मतलब कि एक शो कॉज नोटिस भेजता था। उसको बताना होता था कि उसको उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं रखा जाए, उसको ऐसा उसका रिप्लाई करना होता था पर्सन को। ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो जो कोर्ट है वो इन राइटिंग सेटिंग फोर्थ द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इन राइटिंग उसको ऑर्डर के साथ क्या देगी? एक ग्राउंड्स, मतलब कि उसको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है किसी अदर पर्सन के थ्रू, जो उसके अगेंस्ट उस पर्सन के अगेंस्ट हुई है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है किसी अदर पर्सन के थ्रू, तो जो उसके इन्फॉर्मेशन मिली है उसके ग्राउंड्स उसको उसमें मेंशन करने होंगे और उस पर्सन को सेंड कर देना होगा उस ऑर्डर के साथ में। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, और उस ऑर्डर में ये भी लिखा होगा कि उसको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है और the term of which it is to be in force and the number character and classes of securities required, जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उसको एग्जीक्यूट बॉन्ड किस तरह से करना है और उसको कितना अमाउंट एज ए सिक्योरिटी देना है और उसमें जो सिक्योरिटीज होंगे कितने नंबर के सिक्योरिटीज, कितने उसमें सिक्योरिटीज होंगे और उसका क्या कैरेक्टर होगा, उसका क्या नेचर होगा, तो उसमें ये सब कुछ उसमें बताया गया होगा ऑर्डर में, जो भी उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में। और साथ में उसको इसमें हमने पढ़ा है कि उसको ग्राउंड भी देने के जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है। 11 में जो ऑर्डर की दिया जाता है उसमें उसको पहले एक रिप्लाई देना होगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है। क्या रिप्लाई देना होगा? उसको जैसे शो कॉज करती है उस पर्सन से तो उसको उसका रिप्लाई देना होगा। अगर वह रिप्लाई वैलिड है, रीजनेबल, उसमें उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की। अगर वह उसको जो भी वो ग्राउंड देता है वह पर्सन जिसके अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही है तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर कुछ ऐसी ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वैलिड नहीं है तो फिर कोर्ट उससे एग्जीक्यूट बॉन्ड करवा लेगी। तो ये 111 सेक्शन था जिसमें ऑर्डर की बात की गई है कि ऑर्डर में क्या क्या होगा। चलते हैं सेक्शन 112 में। 112 क्या बात करते हैं? प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, मतलब कि इसमें प्रोसीजर बताया है कि अगर कोई कोर्ट में प्रेजेंट है वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वह कोई ऑर्डर करना है, जैसे कि हमने 111 में पढ़ा है। तो इसमें क्या प्रोसीजर है? इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट टू ऑफ होम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन कोर्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट जो ऑर्डर करना था, जैसे कि हमने 111 में पढ़ा है, और वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है तो इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, तो फिर कोर्ट उसको सुनाएगी जो ऑर्डर में उसने लिखा था, जो भी उसके ग्राउंड थे, जो भी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन हुई है उसके अगेंस्ट, वो सब कुछ उसको
बता देगी वहीं के वहीं पढ़कर। इफ ही सो डिजायर्स द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम, और जो उसके सब्सटेंस थे जो एक्सप्लेन किए थे, इंफॉर्मेशन जो दी गई थी अदर पर्सन के थ्रू, पर्सन को पढ़कर कोर्ट सुना देगी, वो सभी सब्सटेंस एक्सप्लेन कर देगी उस पर्सन को। तो ये 112 सेक्शंस था। अब हम चलते हैं 113 सेक्शंस क्या बोलता है। समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। जैसे कि हमने 112 में बात की है कि कोई प्रेजेंट है कोर्ट में, तो उसको कोर्ट वहीं के वहीं उसको सभी सब्सटेंस और जो ऑर्डर है, ऑर्डर उसको पढ़कर सुना देगी कोर्ट, जो अगर वह कोर्ट में प्रेजेंट है वह पर्सन। लेकिन अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको समन या वारंट ही करेगी। तो इसमें क्या प्रोसीजर बताया गया है, इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, द मजिस्ट्रेट शैल इशू ए समन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। तो मजिस्ट्रेट उसको एक समन या फिर वारंट इशू करेगा ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो और या फिर वो अपीयर हो। व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वह पर्सन किसी अथॉरिटी की कस्टडी में है तो कोर्ट क्या करेगी, उस अथॉरिटी को जिसके कस्टडी में वह है, मतलब कि अगर वो जेल में है या फिर वो पुलिस कस्टडी में है, तो फिर वो उस जेलर को या फिर वो पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट करेगी और उस पर्सन को कोर्ट में पेश होने के लिए बोलेगी। यहाँ पर लिखा है रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर और व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी ए वारंट डायरेक्टिंग द ऑफिसर, तो वो डायरेक्ट किया जाएगा वारंट ऑफिसर को इन वॉच कस्टडी ही इज सो टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट, जिसकी कस्टडी में वह पर्सन है और उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बोला जाएगा। इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एवर इट अपियर्स टू सच मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है अपॉन द रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन सच अदर इंफॉर्मेशन, जो पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट है या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन है, द सब्सटेंस ऑफ विच रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, जो वो सब्सटेंस है और जो रिपोर्ट है उसको मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। उसको रिकॉर्ड करने के बाद देयर इज रीजन टू फियर द कमीशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ द पीस, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको ये डर लगता है कि जो मतलब कि इसमें बात की गई ब्रीच ऑफ द पीस, कोई पीस को ब्रीच कर सकता है, वह पर्सन कमिट कर सकता है, एंड दैट सच ब्रीच ऑफ द पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, और जो वो पीस को ब्रीच करेगा उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज देन बाय द इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, तो फिर मजिस्ट्रेट उस पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट करने की डायरेक्शन देगा। द मजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू वारंट ऑफ अरेस्ट, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसके अगेंस्ट कभी भी वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल सकती है। अब हम चलते हैं इसमें 114 में क्या बात की गई है, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंपनी समन्स और वारंट। जैसे कि हमने 111 में पढ़ा था कि कोर्ट ऑर्डर करती है, ऑर्डर करने के बाद उसमें उसको सभी सब्सटेंस सब कुछ बताया जाता है, लेकिन इसमें समन और वारंट की बात की गई है। देखते हैं इसमें क्या प्रोसीजर है। एवरी समन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 113, जैसे कि सेक्शन 113 में हमने बात की है कि समन और वारंट किया जाएगा किसी पर्सन को जो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, उसको अपीयर होने के लिए कहा जाएगा कोर्ट में। तो शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111, तो जो जैसे कि हमने 111 में पढ़ा था, कोर्ट एक ऑर्डर देती है तो ऑर्डर उसके साथ ऑर्डर की कॉपी लगाई जाती है, जो वारंट या फिर समन किए गए हैं उस पर्सन के अगेंस्ट, उसको कोर्ट में अपेयर होने के लिए, तो उस ऑर्डर की कॉपी लगाई जाती है ताकि उसको सभी सब्सटेंस रिसीव्ड हो जाए कि किस मतलब कि क्या उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर्सन के अगेंस्ट, ताकि उनके सभी ग्राउंड्स उस पर्सन को मिले उस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है। और जो ऑर्डर में क्या बात की थी हमने, जो भी इसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने हैं उसको किस तरह से कितना अमाउंट करना है, कितनी सिक्योरिटी लगनी है, तो इस तरह से उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है उस ऑर्डर की कॉपी लगाकर, किसके साथ, वारंट एंड समन के साथ। एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि फिर उसको डिलीवर कर दिया जाता है बाय द ऑफिसर जो एग्जीक्यूट करता है और जो सर्व कराता है समन और वारंट को, टू द पर्सन सर्व्ड विद और अरेस्ट एंड द सेम, तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा अंडर सर्कमस्टांसेस अगर उसको उसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट निकला है। तो 114 में ये बात की गई कि एक ऑर्डर की कॉपी लगाई जाती है किसके साथ, जो वारंट होते हैं और जो समन होते हैं, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट होता है ये। तो हमने 114 समझ लिया। अब हम चलते हैं 115 में क्या बात की है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, मतलब कि किसी इसमें बात की है कि पर्सनल अटेंडेंस। 115 में बात की गई कि डिस्पेंस
इसमें डिस्पेंस का मतलब है कि उसके बजाय इसमें पर्सनल अटेंडेंस बोली गई किसी पर्सन की कि वो कोर्ट में अपियर हो पर्सनली, लेकिन उसके पास 115 के अंडर ये उसको ये अथॉरिटी दे रखी है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वारंट और समन गए हैं, जैसे कि हमने 114 में पढ़ा है, 113 में पढ़ा है। तो उसके अगेंस्ट अगर वारंट और समन होते हैं तो उसको अपियर होने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके पास ये पावर है कि वो अपने थ्रू किसी और पर्सन को भी अपेयर करवा सकता है, मतलब कि वो अपने किसी एडवोकेट को भी अपेयर करवा सकता है अपनी जगह कोर्ट में। तो इसमें क्या बात की गई, द मजिस्ट्रेट में इफ ही सीज सफिशिएंट कोज, अगर कोर्ट को लगता है सफिशिएंट कोजेज है उसके पास, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस, मतलब कि उसको डिस्पेंस कर दिया जाएगा पर्सनल अटेंडेंस से, मतलब कि कोई भी उसकी जगह कोई भी एडवोकेट अपियर हो सकता है। ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कोज, मतलब कि उसको यही बताना है पर्सनल अटेंडेंस अटेंड होके कि अपॉन टू शो कोज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, किस बारे में कि उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट बॉन्ड ऑर्डर क्यों ना किया जाए, उसको रिप्लाई करना होगा शो कोज का। फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर, किसके लिए, फॉर कीपिंग द पीस और उसके गुड बिहेवियर के लिए। एंड मे परमिट हिम टू अपियर बाय ए प्लीडर, तो कि उसके एडवोकेट को मतलब कि अलाउ कर देता है कि वो अपियर हो सकता है उसकी जगह पर जिस पर्सन के अगेंस्ट समन और वारंट गए हैं। 115 सेक्शन था, अब हम चलते हैं 116 जो हमारा लास्ट सेक्शन हो गया इस पार्ट सेकंड में, उसके बाद हम पार्ट थर्ड में अपना नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं 116 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसमें इंक्वायरी करनी है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी मजिस्ट्रेट को, कि उसके अंदर इंक्वायरी की जाती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूथ है या फिर वो फॉल्स है। जो सब क्लोज फर्स्ट है इसमें क्या बात की है फर्स्ट क्लोज में, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111, जैसे कि हमने बात की थी 111 में ऑर्डर किया जाता है बाय द कोर्ट, उसमें उसको उसके जो एग्जीक्यूट करना है बॉन्ड उसके बारे में बताया गया था, और जो उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है मजिस्ट्रेट को उसको जो ग्राउंड है किस बेस पर उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके ग्राउंड उस पर्सन को दिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट वह कंप्लेंट आई है। एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 112, जैसे कि हमने 112 में पढ़ा था कि अगर वह पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है तो उसको कोर्ट में ही उसको रीड एंड एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उस ऑर्डर के बारे में, जो उसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी, और जो सिक्योरिटी उसको देनी है उसके बारे में भी उसको बता दिया जाएगा। और व्हेन एनी पर्सन अपियर्स और इज ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, या फिर किसी पर्सन को अपियर कराया जाता है, लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और वो कंप्लाइज कराया जाता है, और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए समन और वारंट, जो समन और वारंट के बेसिस पर एग्जीक्यूट किए गए हैं अंडर सेक्शन 113, जो कि अंडर 113 में हमने पढ़ा था समन और वारंट जाते हैं अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको कोर्ट में पेश कराया जाता है, उसको लाया जाता है। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी करेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सच है या नहीं है। अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन, तो उस पर वो एक्शन लेगा मजिस्ट्रेट, एंड टेक्स सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसके लिए उसको जिस पर्सन के अगेंस्ट वह कंप्लेंट आई है जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो इस पर्सन के अगेंस्ट आई है उस पर्सन को वो एविडेंस देना होगा, नेसेसरी होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन को एविडेंस देना है, एक मतलब कि उसको जब वो अपियर होता है पर्सन तो उसको एविडेंस के लिए बोला जा सकता है कि आप मतलब कि एविडेंस दें अपने फेवर में। जो फर्स्ट क्लोज है इसमें हमने ये बात की है जो प्रोसीजर था। अब सेकंड क्लोज क्या बात करता है, सच इंक्वायरी शैल बी मेड, तो जो इंक्वायरी वो चलेगी एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जैसी प्रैक्टिकेबल चलती है, इन दी मैनर, किस मैनर में, हर इन आफ्टर प्रेस्क्राइब फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन केसेस, तो जो कंडक्ट किया जाता है ट्रायल वो इन रिकॉर्डिंग एविडेंस होगा इन समन केसेस, जो कि समन केसेस होते हैं, समन केसेस के जो ट्रायल होता है उसी तरह से इसका भी ट्रायल चलेगा इंक्वायरी का। तो सिर्फ इसमें ये बात की है कि जो इंक्वायरी होगी वो एक प्रैक्टिकेबल वे में चलेगी। अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज। थर्ड क्लोज में क्या बात की, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन, मतलब कि जैसे ही इंक्वायरी की शुरुआत होती है स्टार्टिंग से, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग होती है कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग, फॉर द कंप्लीशन मतलब कि इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले, ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है कि किस तरह से उसकी इंक्वायरी हुई है। द मजिस्ट्रेट इफ ही कंसिडर्स, अगर मजिस्ट्रेट यह कंसिडर होता है मजिस्ट्रेट को, दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी, कि उसको एक इमीडिएट जल्दी से जल्दी कोई ना कोई मेजर नेसेसरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, किस लिए, प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्रीच ऑफ द पीस करने के लिए, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ताकि वो डिस्टर्ब ना कर सके पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, और द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस,
और फॉर द पब्लिक सेफ्टी, मतलब कि कोई भी ऑफेंस रोकने के लिए उसको प्रिवेंट किया जाए या फिर उसको पब्लिक सेफ्टी जो करता है उसको प्रिवेंट किया जाए। में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो जो मजिस्ट्रेट है उसको रीजन में रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। डायरेक्ट द पर्सन रिस्पेक्ट वोम द ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 हैज बीन मेड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, तो वो डायरेक्शन देगा उस पर्सन को, जैसे कि हमने 111 में पढ़ा था, उसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू करेगा और उसको बोलेगा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए विद और विदाउट श्योरिटीज, विद श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटीज। फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, ताकि शांति बनाए रखी जा सके और मेंटेन करके रखा जा सके उसका गुड बिहेवियर। अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, कब तक, जब तक इंक्वायरी चल रही है। एंड मे डिटेन हिम कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, और उसको डिटेन करके रखा जाएगा जब तक कि बॉन्ड, मतलब कि उसके जो बॉन्ड है वो तब तक रखे जाएंगे जब तक इंक्वायरी चल रही है। वो इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, मतलब कि उसको जो अगर डिफॉल्ट करता है एग्जीक्यूशन अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, तो वो जो इंक्वायरी है वो कंक्लूडेड हो जाएगी। किस बेस पर? इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर डिफॉल्ट आता है एग्जीक्यूशन कराने में। इसमें दो प्रोवाइजो दिए गए हैं, ए और बी। ए प्रोवाइजो में क्या बात की गई है? नो पर्सन अगेंस्ट वोम प्रोसीडिंग आर नॉट बीन टेकन अंडर सेक्शन 108 एंड 109 110, जो कि हमने इसमें 3 सेक्शन पढ़े थे, 110 108 109 110, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर, और जो 109 में हमने क्या बात की थी, किसी सस्पेक्टेड पर्सन को अगर संदेह होता है कोर्ट को तो फिर उससे गुड बिहेवियर के लिए उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है। या फिर 108 में हमने पढ़ा था कि अगर डिसेमिनेशन, जो सेडिशियस मैटर से रिलेटेड अगर वो डिसेमिनेट करता है कोई भी मैटर्स, तो उसके गुड बिहेवियर के लिए उस पर्सन को सिक्योरिटी रखवाया जा सकता है। तो हमने ये 3 सेक्शन पढ़े थे, 108 109 110, जो कि इसमें बात की गई है कि अगर वो एग्जीक्यूट नहीं किए गए थे, उसको डायरेक्शन नहीं दी गई थी इन्हीं सेक्शन के अंडर 108 109 110, अगर उसको एग्जीक्यूट करने के डायरेक्शन नहीं दी गई थी, किस लिए? बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, तो वो जो इंक्वायरी है वो मतलब कि नहीं चलेगी उसके अगेंस्ट। इसमें इंक्वायरी की बात की गई है, वो इंक्वायरी कब नहीं चलेगी उस पर्सन के अगेंस्ट? अगर 108 से लेकर 110 तक उसके अगेंस्ट कोई एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बोला गया है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, तो उसके अगेंस्ट वो इंक्वायरी नहीं चलेगी। और बी इसमें क्लोज है, द कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड वेदर एज टू द अमाउंट thereof or as the provision of surety or the number thereof or the pecuniary extent or their liability shall not be more onerous than those specified in order under section 111। और जो इसमें जो बॉन्ड था उसमें जो कंडीशन दी गई थी और जो अमाउंट था और जो उसमें श्योरिटीज थी जो दी गई थी इन एग्जीक्यूशन, जो बॉन्ड कराया था एग्जीक्यूट कराया था जो बॉन्ड, पेक्यूनियरी एक्सटेंट जो उसमें लायबिलिटी थी, वो उसकी लायबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, वो तो नहीं रहेगी जितनी उसमें मेंशन की हुई है ऑर्डर में। ओनरस, देखिए यहाँ पे ओनरस लिखा है, ओनरस का मतलब यही है कि उसकी ज़्यादा लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसकी उतनी लायबिलिटी होगी जितनी उसने उस ऑर्डर में लिखी गई है, उसकी जो एज अमाउंट। मोर ऑनरस देन दोज स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 111, जैसे कि हमने 111 सेक्शन में पढ़ा है ऑर्डर जो कि दिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो ये ए बी जो प्रोवाइजो है ये बताया गया है, अगर इसके अगेंस्ट चल के अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है तो वो विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग, जो भी मजिस्ट्रेट ने दिया है वो खत्म हो जाएगी, जो प्रोसीडिंग हुई है इसके अंडर नहीं चलती है। तो ये हमारा थर्ड क्लॉज था। अब हम चलते हैं फोर्थ क्लॉज। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज इन हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर इस सेक्शन में ये लगता है कि जो पर्सन है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और डिस्पैरेट एंड डेंजरस टू रेंडर इज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजार्डस टू द कम्युनिटी में बी प्रूव्ड बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज, अगर ये बाय एविडेंस ये प्रूव होता है कि जो वह पर्सन है वो अगर उसे विदाउट सिक्योरिटी रखा जाएगा तो हजार्डस है एक कम्युनिटी के लिए, तो इसके अंडर वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाता है, जैसे कि हमने 110 में पढ़ा था। अब इसमें जो फिफ्थ क्लोज है वेयर टू और मोर, जो इसमें हमने फोर्थ क्लोज में भी बात की है हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट वो इंक्वायरी चलेगी, जो भी उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो इंक्वायरी शुरू की जाएगी ताकि इन्फॉर्मेशन का पता किया जाए कि वो ट्रूथ है या फॉल्स है।
और जो फिफ्थ क्लोज है, वेयर टू और मोर पर्सन हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर इन द मैटर अंडर इंक्वायरी दे मे बी डील विद इन द सेम और सेपरेट इंक्वायरीज एज द मजिस्ट्रेट शैल थिंक्स फिट। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो इंक्वायरी की जा रही है वो 2 से ज़्यादा पर्सन है उसमें इन्वॉल्व, और वो 2 से ज़्यादा पर्सन के अगेंस्ट इंक्वायरी चलानी है, या फिर दोनों इकट्ठे भी चला सकते हैं, सेपरेट भी चला सकते हैं इंक्वायरी को, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगे। और जो 6th क्लॉज है, द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। मतलब कि जो इंक्वायरी चलाई जा रही है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ कंप्लीट होनी चाहिए, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, मतलब कि जब से इंक्वायरी शुरू हुई है उसके आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर वह इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड इफ सच इंक्वायरी इज नॉट सो कंप्लीट, अगर वह इंक्वायरी 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होती है, द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर शैल, जो प्रोसीडिंग चलेगी वो इस चैप्टर के अंडर चलेगी, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, on the expiry of the set period stand terminated unless afford special to be recorded in writing the magistrate otherwise directs। मतलब कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन दे सकता है, अगर 6th मंथ के अंदर वो इंक्वायरी खत्म नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट है अगर वो एक रीजन रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और वो बताएगा कि आप जो इंक्वायरी है उसको कंटिन्यू करिए, 6 मंथ वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन से वो आगे कंटिन्यू की जा सकती है इंक्वायरी को। और जिसमें एक प्रोवाइजो बताया गया है कि प्रोवाइड दैट वेयर एनी पर्सन हैज बीन कैप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी, मतलब कि जिस पर्सन को रखा गया डिटेंशन में, कब तक, जब तक पेंडिंग है इंक्वायरी तो उसको रखा जाएगा, कब तक, द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चली है, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर, मतलब कि इसमें टर्मिनेट कब होगी, शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ सच डिटेंशन। डिटेंशन में डिटेंट मतलब कि उसको रखा हुआ है अंडर द कस्टडी, तो उसको 6 महीने तक उसको रखा जाएगा, एक्सपायरी ऑफ होने पर 6 महीने का, तो उसको 6 महीने तक उसको अपने डिटेंशन में रखा जाएगा। तो ये प्रोवाइजो में सिर्फ यही बात की गई थी। अब हम चलते हैं इसके 7th क्लोज में, वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सेक्शन 6 क्लोज 6, मतलब कि जो 6th क्लोज है उसके अंदर ये जो हमने बात की थी 6 पीरियड से रिलेटेड, अगर वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसमें डायरेक्शन देता है। तो 7th क्लोज में इसको आगे कंटिन्यू कराया गया है, तो उसमें कहा गया कि परमिटिंग द कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग, जो कंटिन्यू करने के लिए कही थी, परमिट किया गया था बाय द मजिस्ट्रेट कि उसको कंटिन्यू करो, अगर 6 महीने एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको 6 महीने के बाद मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है। द सेशन जज में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द एग्रीड, अगर जो 6 महीने एक्सपायर हो जाते हैं जिस पर्सन के अगेंस्ट वो इंक्वायरी चल रही है, तो वो जो एग्रीड पार्टी माना जाएगा। तो एग्रीड पार्टी होने के बावजूद वो क्या करेगा, वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, किसके लिए, जो उसके अगेंस्ट वो इंक्वायरी चल रही है 6 महीने कंप्लीट होने के बाद भी, तो वैकेट सच डायरेक्शन, तो वो वैकेट जो डायरेक्शन दी है मजिस्ट्रेट ने उसको वैकेट करने के बोलेगा इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर जो सेशन कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होती है उसकी जो एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन के थ्रू, दैट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी स्पेशल रीजन और वाज प्रिजर्व। तो अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि जो उसमें स्पेशल रीजन दिए गए थे और उसमें जो परवर्स था वो मतलब कि उसके बेस पे नहीं था, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती है उसको उस डिसीजन से मजिस्ट्रेट के, तो वो जो इंक्वायरी वो वहीं पर क्या की जाएगी, वैकेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो ये 7th क्लोज था हमारा। अब हमारा 116 तक ये जो सेक्शंस है वो कंप्लीट हो गया, और इसके आने वाले सेक्शंस है 170 से लेकर 124 तक, इसमें ये सेक्शन है जो पीस कीपिंग एंड गुड बिहेवियर से रिलेटेड जो सिक्योरिटी रखी जाती है। तो आने वाले फर्दर सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।